स्टूडेंट्स, बच्चों, अब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सिविक्स के अंदर सिविक्स की बुक निकाल लीजिए, अपनी फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए समानता का। इसमें पेज नंबर 12 पर आप लोग आ जाइए। हमने इस चैप्टर में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से किसी भी भारत देश के संबंध में अध्ययन किया था। भारत देश के विभिन्न लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी कारण से उनके आर्थिक स्तर के आधार पर वे समानताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जो कानून के द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। सामान्यतः वो हर जगह, चाहे वो अवसर से संबंधित समानता हो, चाहे वो आर्थिक स्तर से संबंधित हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन में समाज में दिखाई देने वाली असमानताओं को महसूस करते आ रहे हैं। B.R. अम्बेडकर का भी आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। ये एक दलित वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय B.R. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे देश का जो संविधान निर्मित किया गया था, वो संविधान के निर्माण में भी B.R. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था क्योंकि खुद भी उसी वर्ग से रिलेटिव थे, तो इनके द्वारा उस वर्ग के साथ की जाने वाली सभी असमानताओं को महसूस किया गया था और उन्होंने उसे दूर करने के लिए संविधान में प्रावधानों का उल्लेख किया और अपने इस वर्ग के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए इनके द्वारा बहुत सारी धाराएं और बहुत सारे कानूनों का निर्माण भी संविधान में कराया गया था। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि भारत के अतिरिक्त जो पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, क्या उनमें समानता है? और एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर असमानता दिखाई देती है। कानून के द्वारा समानता घोषित करने के बाद भी असमानता है। ऐसा नहीं है बच्चों। जहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना है वहाँ पूर्ण रूप से समानता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ हमारे 12 पेज नंबर पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, हेडिंग उसकी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे से दी हुई है। अपन उसी का अध्ययन कर रहे हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे, क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है? सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। देखो बेटा, एक तो इस लाइन को नोट कर लो। संसार के लगभग सभी अधिकांशतः लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। अब इसमें एक उदाहरण दिया है आपको। किसी उदाहरण के अंतर्गत बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का नाम सबने सुना हुआ है ना, यूनाइटेड नेशन अमेरिका। इसके अंदर अफ्रीकी अमेरिकन लोग, मतलब जिन्हें अफ्रीका से लाकर अमेरिका में रखा गया था, जिनके पूर्वज गुलाम थे, मतलब अफ्रीका से उन्हें किस कार्य के लिए लाया जाता था, दास बनाकर लाया जाता था और अपने देश में रखकर उनसे गुलामी कराई जाती थी। अब वो गुलामी का राज तो ख़त्म हो गया, स्वतंत्र हो गया अमेरिका, लेकिन जो अफ्रीकी, जो उनकी पीढ़ियाँ अमेरिका में ही बस गई थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? अफ्रीकी अमेरिकन लोग। फिर से पढ़ रहे हैं बेटा अपन इसको, उदाहरण को। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब उनके साथ समानता का व्यवहार अभी तक भी नहीं होता था। जबकि 1950 के अंतिम दशक में, 1950 का अंतिम दशक जो है वो आपके 1950 से लेकर 1960 तक का टाइम पीरियड कहलाता है बेटा। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत अधिक असमानता का व्यवहार होता था। हम ये सोचें कि भारत के अंदर ही लोकतंत्र के बावजूद असमानता का व्यवहार होता है, जबकि कानून ने, संविधान ने हमें समानता का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन हर जगह, चाहे वो कांताबाई हो, चाहे ना आपके
जैन साहब हों या कोई उच्च पदाधिकारी हो, आर्थिक दृष्टि से कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर भेद या असमानता का व्यवहार भारत में ही नहीं होता है। ये असमानता का व्यवहार वर्ल्ड के विकसित देश अमेरिका जैसे देश में भी महसूस किया जाता था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत अधिक असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे एक उदाहरण दे रखा है इसमें। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहता था, मतलब अमेरिका का मूल निवासी बैठना चाहता था, तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण दे रखा है, एक पिक्चर दी हुई है। उस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है रोजा पार्क्स। ये जो महिला दिखाई दे रही है ना, इनका क्या नाम है? रोजा पार्क्स। ये एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत हैं जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकन इतिहास की दिशा को बदल दिया था। विद्रोही प्रतिक्रिया क्या थी कि ये जब अपने काम से लौट रही थी और बस में चढ़ी तो ये अपने आराम से बैठ गई। फिर इतनी देर में थोड़ी देर बाद दूसरे स्टेशन पर एक गोरा आदमी जब चढ़ा तो उसने कहा आप अपनी जगह खाली कर दें। तो इसने क्या करा? मना कर दिया, सॉरी मैं आपको जगह नहीं दे सकती, मैं इस पर बैठी हुई हूँ। तो ये जो इनकी प्रतिक्रिया थी इसको विद्रोही प्रतिक्रिया कहा गया, क्योंकि उस समय कोई भी गोरा व्यक्ति जो यदि बस में चढ़ता है तो उस गोरे व्यक्ति को बैठने का अधिकार था, और यदि कोई काला व्यक्ति या अफ्रीकी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे तुरंत खड़े होना पड़ता था। ये जो असमानता का व्यवहार था इसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए रोजा पार्क्स ने तुरंत जब मना किया तो ये आवाज़ कैसी आवाज़ कहलाई? विद्रोही आवाज़ कहलाई थी। अब अपन पढ़ते हैं बेटा, इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। रोजा पार्क्स 1913 में इनका जन्म हुआ था और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जीवन काल दे रखा है ये 2013 से 2005। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 की बात है। दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार कर देने से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया। मतलब ये जो इनके द्वारा मना की गई कार्यवाही थी, इसने क्या करा? आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। बच्चों ये नाम नोट करो, नागरिक अधिकार आंदोलन। और ये कब चालू हुआ था? 1955 में रोजा पार्क्स के द्वारा की गई एक विद्रोही प्रतिक्रिया के आधार पर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जैसे कोई घटना घट जाती है ना और उसके बाद क्रांति आने का आंदोलन प्रारंभ हो जाता, उसी तरह से अमेरिका के अंदर 1955 के अंदर जब रोजा पार्क्स ने विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त की बस के अंदर, तो उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर ही एक आंदोलन सा छिड़ गया, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के द्वारा किया गया असमानता के व्यवहार के विरुद्ध था। और ये जो आंदोलन था इसको किस नाम से जाना गया? नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना गया। 1964 के नोट करो, 1964 के ये लाइन नोट कर लेना बेटा। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इससे यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब थे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश लेने में सामर्थ्य रखते थे जहां कम सुविधाएं थी, कम योग्यता वाले शिक्षक थे, जबकि गोरे विद्यार्थी जो थे निजी स्कूलों में जाते थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता था। यहाँ बेटा अपने को आगे बढ़ते हैं अपन।
यहाँ पर अपने दे रखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दे रखे हैं, जिसमें हमारे देश के संविधान में समानता को लाने के लिए कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। देखो, पढ़ो। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध कहते हैं बच्चों इनकार करना, या ये सब चीज़ें बंद हैं। क्या हैं ये चीज़ें जो इन्हें बंद किया गया है? पहले नंबर पर दे रखी है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी चीज़ के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर था, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर, पहले नंबर पर इसमें दे रखा है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग का विभेद का मतलब प्रयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ों का प्रयोग भारत के रहने वाले सभी लोगों के द्वारा समान रूप से किया जाएगा। यदि यहाँ पर किसी के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो वो कानून की शरण ले सकता है या न्यायपालिका में जाकर अपने उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है, उसे कोर्ट तक ले जा सकता है कि उसके साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया। फिर है लोकतंत्र की चुनौती। अब हम इस पूरे चैप्टर के लास्ट में आ गए, जहां हम निष्कर्ष पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या समझा है और आगे के चैप्टरों में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। लोकतंत्र की चुनौती के रूप में ये जो असमानता है ये मुख्य समस्या के रूप में रहती है। किसी भी देश की पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति प्रत्येक देश में होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ प्रदान करते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवालों को उठाते हैं। इनके केंद्र में वह संघर्ष होता है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर होता है। इस पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए ही विचार कीजिएगा, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखो बच्चों, आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत अधिक उच्च हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण लोगों का भी हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ग्रामीण जीवन है। वहाँ भी सारी सुख सुविधाएं, सड़कें हैं, इसके अलावा आपके बिजली है, पानी है, सभी आम सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुँचाई जा रही है। तो एक तरह से डेवलपमेंट तो हुआ है और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे सामाजिक सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। आजकल इंटरकास्ट मैरिज है या फिर है ना एक ही जगह पर एक ही कंपनी के अंदर समान एजुकेशन वाले व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वंश से रिलेटिव हो, उन्हें समान पदों पर कार्य करने का अधिकार होता है। ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं शिक्षा के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था या देश के विकास के साथ साथ इसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर कुछ बातों में ये असमानताएं दिखाई देती हैं। अभी भी इस समानता को स्थापित करने के लिए भारत में प्रयास जारी है। अब यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा अपने क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हमारे द्वारा कल सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए अपना इतना ही बेटा। थैंक यू बेटा।